हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट करेंगे और हम फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी से अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड अर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हमारे प्लैनेट्स बने और कैसे हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ यूनिट्स के बारे में हम जान लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डिफरेंट यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए पहली यूनिट है लाइट ईयर। नाम से पता चल रहा है कि लाइट ईयर का मतलब लाइट एक साल में 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम बोलेंगे लाइट ईयर। तो लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? लाइट की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी लाइट। एक मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आवर के लिए फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक साल के लिए 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो होगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो लाइट ईयर लाइट के द्वारा एक साल में चली गई डिस्टेंस है जो कि 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। सेकेंड यूनिट आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बराबर है 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर के बराबर। तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 14.96 किलोमीटर 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट को लगभग 8.311 सेकेंड मिनट्स का टाइम लगता है। तो सन से जो लाइट चलेगी, सन से जो सन रे चलेगी वो अर्थ सरफेस पे 8 मिनट, लगभग 8 मिनट में पहुंच जाएगी। तीसरी यूनिट है पारसेक। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो कि सोलर सिस्टम से बाहर है, सोलर सिस्टम से बाहर के ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। पारसेक बराबर होता है 2.026 × 10⁻15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। अगर लाइट ईयर में देखें तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा, सॉरी 3.026 लाइट ईयर के बराबर एक पारसेक होगा। तो ये तीन डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट स्पेस के ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए यूज होती हैं। पहली है लाइट ईयर जो कि 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। थर्ड है पारसेक जो कि 3.026 लाइट ईयर के बराबर है, या फिर 2.06 10⁻15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पे जीरो नहीं है, 3.26 लाइट ईयर ही है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। तो ये तीन यूनिट हैं जो डिफरेंट डिस्टेंसेस को, स्पेस में डिफरेंट डिस्टेंसेस को नापने के लिए या मेजर करने के लिए यूज होती हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, और बिग बैंग थ्योरी से फर्दर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे स्टार्स एंड गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसको एक्सप्लेन करती है लैपलेस की नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर थ्योरी।
यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ आर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका ओरिजिन या उसके फॉर्मेशन को, और अर्थ के फॉर्मेशन को। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिवर्स के ओरिजिन से या बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो एक बड़े से धमाके के साथ हुआ जिसे बोलते हैं बिग बैंग। इसे सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। इसे बाद में डिटेल में एक्सप्लेन किया एडविन हबल ने 1920s में। तो सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग के बारे में कुछ हिंट्स दी, लेकिन जो कंप्लीट थ्योरी दी वो एडविन हबल ने दी 1920 में। अब ये थ्योरी बताती क्या है? बिग बैंग थ्योरी बताती क्या है? बिग बैंग थ्योरी बताती है कि इन द इनिशियल, बिल्कुल शुरुआत में जो यूनिवर्स था वो एक पॉइंट मास था, जो कि एक सिंगुलैरिटी थी। पॉइंट मास था जिसके अंदर इन्फिनिट मास और इन्फिनिट एनर्जी मौजूद थी। तो इन्फिनिट मास और इन्फिनिट एनर्जी इस सिंगुलैरिटी के अंदर थी। 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसे बोलते हैं बिग बैंग। तो बिग बैंग की वजह से जब वो धमाका हुआ, तो बिग बैंग की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ये एनर्जी जब फर्दर एक्सपेंड हुई तो कूलिंग होनी स्टार्ट हुई। उस कूलिंग की वजह से एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई, एनर्जी कन्वर्ट होनी शुरू हुई मैटर में, जिसके रिजल्ट की वजह से एक ट्रांसपेरेंट एटॉमिक यूनिवर्स बना। तो इनिशियली सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी में एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसे बोलते हैं बिग बैंग। बिग बैंग की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। जब एनर्जी रिलीज हुई तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई, और मास में कन्वर्ट होने की वजह से एक ट्रांसपेरेंट एटॉमिक यूनिवर्स बना, जो फर्दर डिफरेंट जो हेवनली बॉडीज हैं उनमें कन्वर्ट हो गया। यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ अदर थ्योरीज और हाइपोथेसिस भी हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहली है बाइनरी थ्योरी, जिसे दिया चैम्बरलेन और मोल्टन ने। बाद में इसके प्रोपाउंडर जेम्स जीन और हेरोल्ड हेरोल्ड जेफरी भी रहे। बाइनरी थ्योरी बताती है कि जितने भी स्टार्स हैं सारे बाइनरी सिस्टम में फॉर्म हुए हैं। मतलब हर एक स्टार का एक बाइनरी स्टार एग्जिस्ट करता है, जो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं। तो हर एक स्टार एक बाइनरी स्टार की फॉर्म में या बाइनरी स्टार के साथ ही एग्जिस्ट करता है। ये बताती है बाइनरी स्टार थ्योरी या बाइनरी थ्योरी। ऐसे ही एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, जो कि हॉयल ने दी। स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस बताती है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो यूनिवर्स का साइज है वो कांस्टेंट है। ना यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और ना ही यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब से यूनिवर्स बना है तब से लेके अब तक और फर्दर इन फ्यूचर, जो यूनिवर्स का जो साइज है वो कैसा है, वो है कांस्टेंट। तो स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस बताती है कि यूनिवर्स का साइज हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम है या कांस्टेंट है। ऐसे ही एक और थ्योरी है या हाइपोथेसिस है जो हमें बताती है कि यूनिवर्स का जो साइज है वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज हो रहा है। तो एट द इनिशियल, जब यूनिवर्स बिग बैंग से बना तब यूनिवर्स सिंगुलैरिटी की फॉर्म में था। एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, और एक्सपेंशन अभी तक कंटिन्यूइंग है और कॉन्टिन्यूसली
फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बताती है कि जो यूनिवर्स है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेंडिंग है, मतलब स्टेडी स्टेट में नहीं है, लगातार वो एक्सपेंड कर रहा है। बिग बैंग के बाद डिफरेंट गैलेक्सीज और स्टार्स एंड फर्दर प्लैनेट्स कैसे बने, ये हमें बताती है लैपलास की नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर थ्योरी। अब नेबुलर थ्योरी क्या बताती है कि बिग बैंग के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी जब रेडिएट हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स बना, जो कि आयंस और एटम्स की फॉर्म में था। और आयंस और एटम्स के क्लाउड्स बनने स्टार्ट हुए, जिन्हें हम बोलते हैं नेबुला। तो इनिशियली जब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स बना, उसमें मेनली जो एलिमेंट्स बने वो हाइड्रोजन और हीलियम बने। हाइड्रोजन और हीलियम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से नेबुला या आयन क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जब नेबुला का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो डिफरेंट गैलेक्सीज, स्टार्स और सोलर सिस्टम एंड अदर बॉडीज बननी स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिग बैंग हुआ। बिग बैंग की वजह से यहाँ पे एक नेबुला का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। नेबुला डिफरेंट कंडेंस होकर डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट ऑर्बिट्स में कन्वर्ट हुआ, और डिफरेंट ऑर्बिट्स फर्दर कंडेंसेशन की वजह से जो सेंट्रल पार्ट है, जो कोर है, वो स्टार में कन्वर्ट हो गया। और जो इसकी ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे प्लैनेट्स एंड मून्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, डिफरेंट स्टार्स बने एंड डिफरेंट प्लैनेट बने। तो नेबुलर हाइपोथेसिस हमें एक सॉल्यूशन देती है या हमें एक एक्सप्लेनेशन देती है कि किस तरीके से हमारे ये जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ। नेबुलर हाइपोथेसिस ही बताती है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। तो नेबुलर हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पहले एक नेबुला की फॉर्म में था। नेबुला मतलब डस्ट एंड आयंस का एक क्लाउड। यहाँ पे डस्ट एंड आयंस का एक क्लाउड है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर 9 रिंग्स थी। जो इनर कोर था वो कन्वर्ट हो गया स्टार में या फिर सन में। जो डिफरेंट डिस्क थी या डिफरेंट ऑर्बिट्स थी, वो फर्दर कूलिंग के बाद प्रोटोप्लैनेट या प्लैनेटिसिमल्स में कन्वर्ट हुए, जो फर्दर कूलिंग के बाद प्लैनेट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो जो कोर था वो सन बन गया। जो डिस्क थी गैस की और डस्ट की, वो प्लैनेटिसिमल्स बने या प्रोटोप्लैनेट बने, जो फर्दर प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके अलावा जितनी बॉडीज बनी उन्हें हम बोलते हैं मीटियोराइट, मीटियोराइड या मीटियोर। अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जब जब रॉकी स्ट्रक्चर जब ये रॉकी स्ट्रक्चर स्पेस में होते हैं तब इन्हें हम बोलते हैं मीटियोराइट। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो गैसेस से फ्रिक्शन की वजह से इनकी होती है बर्निंग, और बर्निंग के बाद ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। जब कंप्लीट बर्निंग होती है तो इन्हें बोलते हैं हम मीटियोर। मतलब ये कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं, कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं मीटियोराइट, तो इन्हें हम बोलेंगे मीटियोर। जब ये कंप्लीटली बर्न आउट नहीं होते हैं, मतलब कुछ रॉक्स अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती हैं, तब इसको हम बोलते हैं मीटियोराइट। तो रॉकी स्ट्रक्चर बनते हैं। रॉकी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और कंप्लीटली बर्नआउट नहीं होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मीटियोराइट।
और कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं, तब उनको हम बोलते हैं मीटियोर। तो इस तरीके से हमें पता चला, या नेबुलर हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना। तो सोलर सिस्टम में हमारे में 9 रिंग्स थी। 9 रिंग्स का कोर था जो कोर था, वो सन में कन्वर्ट हो गया। बाकी की 8 रिंग्स कन्वर्ट हो गई 8 प्लैनेट्स में। 8 प्लैनेट्स में इनिशियली माना जाता था, लगभग 2006 तक, फरवरी 2006 तक माना जाता था कि जो प्लैनेट्स हैं उनका नंबर है 9। तो स्ट्रक्चर कैसा है हमारे सोलर सिस्टम का? सेंटर में है सन। सन के बाद हमारे 9 प्लैनेट्स अरेंज्ड हैं। जो सबसे पास का प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट है, वो है मरकरी। मरकरी। जो सेकंड प्लैनेट है वो है वीनस। ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। थर्ड प्लैनेट अर्थ। अर्थ के बाद जो चौथा प्लैनेट है वो है मार्स। और मार्स के बाद ऐसे रॉकी स्ट्रक्चर्स की एक पूरी रिंग है, जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड रिंग के बाहर यहाँ पर जुपिटर। जुपिटर के फर्दर सैटर्न, देन फर्दर यूरेनस, एंड इन द एंड यहाँ पर है नेपच्यून। तो इस तरीके से 8 प्लैनेट्स हैं। 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, लेकिन फरवरी 2006 में इसे प्लेनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स ऐसी बॉडीज हैं, ऐसी हेवनली बॉडीज हैं हमारे सोलर सिस्टम की, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज तो प्लैनेट्स की हैं, लेकिन वो कंप्लीटली प्लैनेट्स नहीं है। प्लूटो को प्लेनेट से हटा के ड्वार्फ प्लेनेट में क्यों डाला गया? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है कि इसका जो साइज था वो बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है। इसका साइज हमारे मून से भी कम है। सेकंड रीजन है कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो टेरेस्ट्रियल है। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन क्या है, और कैसे टेरेस्ट्रियल करेक्टरिस्टिक इसकी नहीं होनी चाहिए थी। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, प्लूटो का जो साइज है, इसके खुद के मून जो कि चेरॉन है, उसका 1/2 है। मतलब, सॉरी, इसका जो मून है चेरॉन, उसका जो साइज है वो प्लूटो के साइज का हाफ है। तो ये एक बाइनरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि एक प्लेनेट बाइनरी सिस्टम में नहीं हो सकता। बाइनरी सिस्टम प्लैनेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये करेक्टरिस्टिक शो करता है प्लूटो। और फोर्थ जो रीजन है वो ये है कि इसकी जो ऑर्बिट है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन की जो ऑर्बिट है वो है एरेटिक। एरेटिक का मतलब अदर प्लैनेट्स जिस प्लेन में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उससे ये 17 डिग्री इंक्लाइंड है। 17 डिग्री इंक्लाइंड है। और साथ ही में ये नेपच्यून की जो ऑर्बिट है, सन के अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करने की जो नेपच्यून की ऑर्बिट है, उसको बीच में ये क्रॉस भी करता है। तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से इसे प्लेनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। पहला रीजन है कि इसका साइज बहुत छोटा है, जो हमारे मून से भी कम है। सेकंड है कि इसके अंदर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि होनी चाहिए थी जोवियन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड, इसका जो साइज है, इसके खुद के मून
इसका जो मून है चेरॉन, उसके लगभग डबल है। तो ये एक बाइनरी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक है। प्लेनेट में बाइनरी सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर सकता। और फोर्थ है, इसकी जो ऑर्बिट है वो है एरेटिक, जो कि अदर प्लैनेट्स के जो रिवॉल्यूशन का प्लेन है उससे 17 डिग्री इंक्लाइंड है। और ये नेपच्यून की ऑर्बिट को बीच में क्रॉस करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से इसे प्लेनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन है, सेंटर में सन है, और उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। 8 प्लैनेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल। टेरेस्ट्रियल वर्ड टेरा वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अर्थ। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट्स का मतलब क्या? अर्थ लाइक प्लैनेट्स जिनका एटमॉस्फियर थिन है। और थिन एटमॉस्फियर होने का रीजन क्या है? लो ग्रेविटी और हाई सोलर विंड्स। क्योंकि इनकी ग्रेविटी लो है। ग्रेविटी लो क्यों है? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से इनके अंदर ग्रेविटी बहुत कम है। और क्योंकि ये सन के बहुत पास है तो सोलर विंड्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो एटमॉस्फियर है या एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो सारी स्पेस में चली गई हैं। तो इनका एटमॉस्फियर बहुत थिन हो गया है। तो अर्थ लाइक इनका एटमॉस्फियर मिलता है। ये इनर प्लैनेट्स है। इनर प्लैनेट्स का मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की साइड मिलते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की साइड मिलते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट हमने अभी देखा कि मार्स और जुपिटर के बीच मार्स और जुपिटर के बीच रॉकी स्ट्रक्चर्स की एक पूरी लेयर है, जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एक पूरी बेल्ट है जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के जो प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं। जो बाहर के प्लैनेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो ये इनर प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर मिलते हैं। इनकी ग्रेविटी बहुत लो होती है कंपेरेटिव टू जोवियन प्लैनेट्स। इनका एटमॉस्फियर थिन है, लो ग्रेविटी और हाई सोलर विंड की वजह से। सेकंड टाइप के प्लैनेट्स हैं जोवियन प्लैनेट्स, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर के हैं। तो इसमें आते हैं जुपिटर, मार्स, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आउटर प्लैनेट्स हैं ये, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, तो इनके अंदर हाई ग्रेविटी मिलती है। और क्योंकि ये सन से बहुत डिस्टेंस पर है, इसलिए लो सोलर विंड्स है, इसलिए इनका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिक है। तो जो आउटर प्लैनेट्स हैं या जोवियन प्लैनेट्स हैं, जोवियन का मतलब जुपिटर लाइक, जो जुपिटर के जैसे प्लैनेट्स हैं, उनके अंदर हाई ग्रेविटी और लो सोलर विंड की वजह से थिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं या इनर प्लैनेट्स हैं, उनके अंदर लो ग्रेविटी और हाई सोलर विंड की वजह से थिन एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है।